हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयरफोर्स को सौंपा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी टारगेट को तबाह करने में है सक्षम। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर, बड़ी जानकारी देंगे दोस्तों, आपको बताएंगे आखिर क्या है इसकी खासियत। साथ ही दोस्तों आपको अगली खबर में बताएंगे, जहाँ पर विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत और चीन के संबंध को लेकर बड़ी बात कह दी है दोस्तों। बताएंगे आखिर क्या कहा है इन्होंने। साथ ही आपको आगे बताएंगे जहां पर पाकिस्तान को लेकर खबर, जहां पर कट्टरपंथियों के आगे इमरान खान ने घुटने टेक दिए हैं दोस्तों। आखिर टीएलपी प्रमुख कुसाद को जेल से रिहा करना ही पड़ गया इमरान खान को। बताएंगे आखिर क्यों ऐसे बुरे दिन इमरान खान के एकदम से आ गए हैं दोस्तों, इसकी पूरी जानकारी हम आपको देंगे। साथ ही बताएंगे जहाँ पर चीन ने अगर हमला किया तो जवाबी कार्रवाई तक नहीं कर पाएगा अमेरिका। क्यों दोस्तों, आखिर क्या है वो चीज जिसको लेकर अमेरिका भी इस बात को मान रहा है दोस्तों, आपको इसकी जानकारी देंगे। उस टेक्नोलॉजी को लेकर जानकारी देंगे दोस्तों। साथ ही आपको बताएंगे जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कृषि कानून वापस लेने को लेकर विपक्षों ने कैसी कैसी बातें कही है दोस्तों, और ओवैसी ने सीएए वापस तक लेने की बात कही है दोस्तों। आखिर बताएंगे आपको और इसका क्या परिणाम हो सकता है दोस्तों, इसकी भी बड़ी जानकारी देंगे। साथ ही बताएंगे जहाँ पर इस बैंक ने अपने ग्राहकों को बड़ा अलर्ट जारी किया है दोस्तों, गलती से भी ये काम ना करे वरना खाली हो सकता है आपका खाता। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस बैंक की बात करें तो हर तरह की जानकारी देंगे दोस्तों आपको आज, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपने भारतीय सेनाओं में वो शौर्य, ताकत, बल, क्षमता, पराक्रम है जो किसी अन्य देश की सेनाओं में नहीं है। साथ ही मोदी जी है तो हर चीज संभव है, तो फटाफट इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए। साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एयरफोर्स को सौंपा लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी टारगेट को तबाह करने में है ये सक्षम। बता दें, आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुक्रवार को भारतीय वायुसेना को लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर सौंपा। दरअसल पीएम मोदी जी ने शुक्रवार को झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना को सौंपे, और इन एयरक्राफ्ट को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है दोस्तों। और बताया जा रहा है कि ये एयरक्राफ्ट जमीन से लेकर आसमान तक किसी भी टारगेट को तबाह करने में सक्षम है। ये हेलीकॉप्टर कई मायनों में खास बताया जा रहा है दोस्तों, और ये इसे दुनिया का सबसे हल्का अटैक हेलीकॉप्टर करार दिया जा रहा है, जो 15 से 16,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। HAL ने इसे 13 सालों की कड़ी मेहनत के बाद बनाया है, और ये हवा और हवा से जमीन में मार करने वाली मिसाइलों से लैस दोस्तों। इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आप लोग थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। पढ़ते हैं पहली से अगली दूसरी बड़ी खबर की तरफ, जहां पर विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा खराब दौर से गुजर रहा है भारत और चीन का संबंध। जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि भारत और चीन अपने संबंधों को लेकर विशेष तौर पर खराब दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि बीजिंग ने समझौतों का उल्लंघन करते हुए कुछ ऐसी गतिविधियां की है जिनके पीछे उसके पास अब तक विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं है। और ये भी उन्होंने कहा है कि चीन के नेतृत्व को इस बात का जवाब देना चाहिए कि द्विपक्षीय संबंधों को वो किस ओर ले जाना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम में बृहद सत्ता प्रतिस्पर्धा उभरती हुई विश्व व्यवस्था विषय पर आयोजित गोष्ठी में एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा, मुझे नहीं लगता कि चीन को इस बारे में कोई संदेह है कि हमारे संबंधों में हम किस मुकाम पर खड़े और क्या गड़बड़ है। मेरे समकक्ष वांग यी के साथ मेरे कई बार मुलाकात हुई है, जैसा कि आपने भी ये महसूस किया होगा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट बात करता हूँ, अतः समझा जा सकता है कि स्पष्टवादिता की कोई कमी नहीं है। यदि वे इसे सुनना चाहते हैं तो मुझे पूरा भरोसा है कि उन्होंने सुना होगा। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये बात भारत को और चाइना को भी पता है कि भारत और चाइना आपस में अच्छे संबंध नहीं स्थापित कर पा रहे हैं दोस्तों, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मतभेद इनके बीच में है। और इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों, कमेंट करके
जरूर सुझाव दीजिएगा और भारतीय सेना को किन तरीकों से अपने आप को और मजबूत बनाना होगा और चाहिए बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली खबर की तरफ, जहां पर कट्टरपंथियों के आगे आखिरकार इमरान खान ने टेक ही दिए घुटने। टीएलपी प्रमुख साद को जेल से रिहा कर दिया गया है। दोस्तों बता दें, पाकिस्तान में आतंकी संगठन तहरीके लब्बैक पाकिस्तान यानी टीएलपी के प्रमुख साद हुसैन रिजवी को अप्रैल महीने में वहां के पंजाब प्रांत की सरकार ने गिरफ्तार किया था। साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लाहौर की कोट लखपत जेल में बंद किया गया था। साद की रिहाई के लिए आंदोलन चल रहे थे। दोस्तों आंदोलनों के आगे इमरान खान के नेतृत्व वाली पाकिस्तान सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। इमरान सरकार ने साद हुसैन रिजवी को जेल से रिहा कर दिया है। दोस्तों समाचार एजेंसी राइटर्स की खबर के मुताबिक सरकार के प्रवक्ता हसन खबर ने कट्टरपंथी संगठन के प्रमुख साद हुसैन रिजवी को आखिर रिहा कर दिया गया है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी दोस्तों बताइएगा जरूर, क्योंकि आतंकवादियों के सामने अगर किसी देश का प्रधानमंत्री झुक सकता है दोस्तों तो वो है इमरान खान। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताना मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां टॉप अमेरिकी सैन्य अधिकारी की बड़ी चेतावनी। कहा, अगर चीन हम पर एकाएक हमला करने में सक्षम हो जाता है तो दुनिया भर में दिक्कतें पैदा होंगी दोस्तों, और दुनिया भर में हाइपरसोनिक चाइना की तरफ से घुमाया जा रहा है। आपको बता दे, टॉप रैंक के एक अमेरिकी सैन्य अधिकारी ने बड़ी चेतावनी दी है कि चीन एक दिन अमेरिका पर एकाएक परमाणु हमला करने में सक्षम हो सकता है। जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के वाइस चेयरमैन जनरल जॉन हाइटन ने कहा है कि चीन ने दुनिया भर में हाइपरसोनिक मिसाइलें भेजे थे जिसकी स्पीड साउंड से भी अधिक है। उन्होंने कहा कि चीन ने लंबी दूरी की मिसाइल लॉन्च किया, इसने एक हाइपरसोनिक ग्लाइड को गिरा दिया। ये पूछे जाने पर कि क्या मिसाइल ने लक्ष्य को मारा, हाइटन ने बताया कि काफी करीब रहा। हालांकि चीन ने इस बात से इनकार किया है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया है। चीन का कहना है कि वो एक रूटीन टेस्ट और ये कोई मिसाइल नहीं बल्कि एक स्पेस क्राफ्ट है। जी हाँ दोस्तों, बात करें अगली बड़ी खबर की, लेकिन जिन भाई और बहनों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है हमारी मेहनत को सफल करने के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। बात करें अगली खबर की, जहां पर चीन ने हमला किया तो जवाबी कार्रवाई तक नहीं कर पाएगा अमेरिका, सिग्नल जाम कर बिगाड़ेगा खेल। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये भी बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से जुड़ी, जहां पर ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन के बीच तल्खियां बढ़ती जा रही है। कुछ दिनों पहले ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शिखर वार्ता की थी और इस दौरान भी जिनपिंग ने सख्त लहजे में ताइवान को चीन में मिलाने की बात दोहराई थी। वहीं चीन कई बार अमेरिका को आग से ना खेलने की चेतावनी भी दे चुका है। अब ताइवानी और अमेरिकी विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि चीनी सेना अमेरिकी सैन्य बेस के कम्युनिकेशन को ठप करने के लिए नए नए तरीकों को तलाश रही है। एक्सपर्ट्स की इन चेतावनियों के बाद पूरी दुनिया चिंता बढ़ गई। आपको बता दे दोस्तों, आखिर वो क्या चीज है जिस पर अमेरिका भी काबू नहीं पा सकता, और वो दोस्तों कम्युनिकेशन को ब्लॉक करना। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी ठिकानों पर कम्युनिकेशन को जाम करने से सेना को काफी नुकसान हो सकता है। इतना ही नहीं, चीनी सेना और भी कई तरह के सैन्य कदम उठा सकती है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर काला पानी के बाद दारचूला को लेकर भारत और नेपाल के बीच क्या विवाद शुरू हो गया है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल में जनगणना जारी है, लेकिन दारचूला क्षेत्र के 2 गांव में अब तक जनगणना टीम के लोग नहीं पहुंचे हैं। तिनकर और छंगरू गांव का नेपाल से कोई सीधा संपर्क नहीं है और यहाँ पहुंचने के लिए भारत होते हुए यात्रा करनी होती है। नेपाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनगणना टीम के लोगों को भारत के स्थानीय अधिकारियों से एंट्री पास की जरूरत है, जो कि अब तक नहीं दी गई है। दोस्तों नेपाली दारचूला जिले की प्रमुख ज्योत्सना भट्ट जोशी ने बताया कि हमने 11 नवंबर को भारत के पिथौरागढ़ के दारचूला में उप विभागीय मजिस्ट्रेट कार्यालय को नेपाली जनगणना कर्मचारियों को प्रवेश पास प्रदान करने के लिए एक अनुरोध भेजा था ताकि वे तिनकर और छांगरू की यात्रा कर सके। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि भारत ने अभी तक इजाजत नहीं दिया है। इस पर अगर आप भी मानते हैं कि इजाजत देनी भी नहीं चाहिए दोस्तों भारतीय हिस्सों में जनगणना करने की, तो ये बात आप कमेंट में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, एक सच्चे भारतीय नागरिक होने के नाते। चलते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर पाकिस्तानी विदेश मंत्री कुरैशी का अब हिंदुत्व पर बड़ा अटैक। जी हाँ दोस्तों, बताया हिंदुत्व को सबसे बड़ा खतरा। बता दे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पिछले कुछ समय से हिंदू धर्म और हिंदुत्व को अलग अलग बताते हुए बीजेपी पर निशाना साधते रहे हैं। राहुल गांधी हिंदू धर्म को समावेशी बताते हैं और हिंदुत्व को बीजेपी की नफरत भरी विचारधारा का हिस्सा है। दोस्तों बुधवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने हिंदुत्व विचारधारा की आलोचना
आलोचना की है। कुरैशी का कहना है कि इस क्षेत्र में वैश्विक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा भारत सरकार की हिंदुत्व विचारधारा से उत्पन्न हुआ है। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान एक सक्रिय विदेश नीति का पालन कर रहा है जो राष्ट्रीय आकांक्षाओं और वैश्विक गतिशीलता के प्रति संवेदनशील है। आपको बता दें दोस्तों, राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय यानी NDU में छात्रों को दिए गए अपने संबोधन में कुरैशी ने कहा है कि पाकिस्तान के पास तेजी से बदलते अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए पर्याप्त लचीलापन और अनुभव है। कुरैशी पाकिस्तान की विदेश नीति और चुनौतियों की रूपरेखा विषय पर बात कर रहे, तो इसी संबोधन में उन्होंने दोस्तों हिंदुत्व को लेकर ये बड़ी बात कही। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी? अगर आप भी मानते हैं कि इनको करारा जवाब मिलना चाहिए दोस्तों, क्योंकि किसी एक धर्म की आप बुराई ऐसे नहीं कर सकते जो कि पूरे तरीके से गलत है। और विपक्ष भी, भारत का विपक्ष भी दोस्तों कहीं ना कहीं हिंदुत्व पर अटैक करता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी? जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। आखिर चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंताजनक हालात, चीन पाकिस्तान समेत 10 देशों की सूची अमेरिका ने की है जारी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें अमेरिका ने धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर एक लिस्ट जारी की है। अमेरिका ने कहा है कि कई देशों में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर चिंताजनक हालात हैं। विभिन्न देशों की धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर ये सूची जारी की गई है दोस्तों। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने इस बारे में जानकारी दी है। इस लिस्ट में जो 10 देश शामिल किए गए हैं वो 10 देश सबसे धार्मिक स्वतंत्रता पर चिंताजनक वाली लिस्ट में से है। 4 देश ऐसे हैं जिन्हें विशेष लिस्ट में रखा गया है, तो वहीं तालिबान को धार्मिक आधार पर सबसे ज्यादा चिंतित करने वाले संगठन के तौर पर अमेरिका ने नामित किया है दोस्तों। एंटनी ब्लिंकन ने बुधवार को कहा है कि दुनिया के कई देशों में सरकारें लोगों को परेशान कर रही हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, जेल में डाल दिया जा रहा है, यहाँ तक कि लोगों को जान से मार दिया जा रहा है दोस्तों। ऐसे में उन्होंने कहा कि ऐसे 10 देशों में जहाँ लोगों की धार्मिक स्वतंत्रता चिंताजनक है, उनमें म्यांमार, चीन, इरिट्रिया, ईरान, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रूस, सऊदी अरब, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे देश शामिल है दोस्तों। ऐसे में बहुत बड़ी खबर थी दोस्तों। इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी बताइएगा। जरूर बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर इजराइल को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है, जहां देश के रक्षा मंत्री के घर तक पहुंचे ईरान के जासूस सफाई कर्मी हुआ गिरफ्तार। बता दे खुफिया एजेंसी मोसाद के दम पर दुनिया भर में अपनी ताकत का लोहा मनवाने वाले इजराइल को ईरान ने बड़ा झटका दिया है दोस्तों। इजराइल के रक्षा मंत्री बेनी गेट्स के घर पर काम करने वाले एक शख्स पर ब्लैक शैडो हैकर्स ग्रुप के लिए जासूसी करने का आरोप लगा है, जो कथित तौर पर ईरान से जुड़ा ग्रुप है। इजराइल के न्याय मंत्रालय ने बताया कि सेंट्रल शहर लोद के 37 साल के निवासी ओमरी गोरेन गोरोचस्की को 4 नवंबर को गिरफ्तार किया गया है। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर तालिबान के हाथ से निकल रहा है अफगानिस्तान। देश के सभी प्रांतों में इस्लामिक स्टेट ने जमाए अपने पैर। जी हाँ दोस्तों, अफगानिस्तान पर कब्जा करने वाला तालिबान देश के से नियंत्रण खोता जा रहा है दोस्तों। देश के लगभग हर प्रांत में आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट की मौजूदगी है। अफगानिस्तान के लिए UN की राजदूत ने बताया है कि इस्लामिक स्टेट तेजी से बढ़ रहा है दोस्तों, और अब ये सभी 34 प्रांतों में मौजूद है। संयुक्त राष्ट्र की विशेष राजदूत डिबोरा लियोन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया है कि तालिबान इस्लामिक स्टेट खोरासान के विस्तार को रोकने के लिए संदिग्ध ISKP आतंकियों की गिरफ्तारी, हत्या कर रहा है। लियोन ने बताया कि ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सबसे अधिक ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने ये बात ऐसे वक्त में कही है दोस्तों जब तालिबान के कट्टर दुश्मन इस्लामिक स्टेट ने काबुल में शिया मुस्लिमों पर 2 घातक हमले किए। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं फिर अब तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच में युद्ध होने वाला है दोस्तों। और कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट बिल्कुल नहीं चाहता कि तालिबान सरकार में बैठे, और दोस्तों कहीं ना कहीं वो भी तालिबानियों को खत्म करके, यानी कि खत्म करना हो चाहे नजरबंद करना हो दोस्तों, सरकार पर खुद काबिज होना चाहती है। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइएगा जरूर। अगर आप भी मानते हैं कि गलत के साथ कहीं ना कहीं आगे गलत होगा ही होगा और ये सत्य है दोस्तों, तो आप ये बात जरूर लिखकर बताइएगा। बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दोस्त नफ्ताली बेनेट ने भारत को लेकर कही है दिल छू लेने वाली बात। सुनकर आपको भी होगा गर्व। जी हाँ दोस्तों, इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि भारत के साथ उसके रिश्ते बेहद खास है। इजरायली PM नफ्ताली बेनेट का कहना है कि जब भी भारत और इजराइल एक साथ आते हैं तो कमाल की चीजें होती है। उन्होंने जल्द ही भारत दौरे पर आने की उम्मीद भी जताई है दोस्तों। नफ्ताली ने कहा कि कुछ दिनों पहले
पहले मैं अपने दोस्त पीएम नरेंद्र मोदी जी से मिला और हमने चर्चा की है कि इजराइल भारत संबंधों को अगले स्तर पर कैसे ले जा सकते हैं। हम तकनीक के क्षेत्र में सहयोग कर अपनी खास पार्टनरशिप को इनोवेशन पावर हाउस में बदल सकते हैं, यानी कि खास पार्टनरशिप को इनोवेशन के पावर हाउस में बदलने की बात कही गई है दोस्तों। बड़ी अच्छी और भारत के हित में ये बात कही गई है दोस्तों। ऐसे में आप भी नफ्ताली बेनेट को थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलते अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां पर धोखा देकर परमाणु हथियार बनाने का सामान खरीद रहा था पाकिस्तान। पता लगने पर आपको बताएंगे दोस्तों आखिर रूस ने क्या किया। रूस को धोखे में रखकर तबाही का सामान खरीदने की पाकिस्तान की साजिश को बहुत बड़ा झटका लगा है दोस्तों। आपको बता दें रूस ने पाकिस्तानी कंपनी के साथ करार को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही पाकिस्तान सरकार किस तरह से अंधेरे में रखकर रूस को धोखा दे रहा था इसका भी खुलासा हो गया है। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने पाकिस्तानी कंपनी को हैंड फूड कंटेमिनेशन निर्यात करने से इनकार कर दिया है, जिसे तबाही का सामान कहा जाता है दोस्तों। रूस ने पाकिस्तान से ड्यूअल यूज मटेरियल हैंड फूड कंटेमिनेशन मॉनिटर बेचने का करार रद्द कर दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक इस खरीद के लिए रूस और पाकिस्तान की निजी कंपनियों के बीच करार हुआ था, लेकिन जैसे ही रूस को पता चला कि पाकिस्तान इस मटेरियल का इस्तेमाल परमाणु संयंत्र में बम बनाने के लिए करने वाला है, ठीक वैसे ही रूसी कंपनी ने पाकिस्तान के साथ करार रद्द कर दिया है दोस्तों। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। बात करें अगली खबर की, जहां पर दुनिया के सामने एक नया संकट पैदा हो गया है दोस्तों। परमाणु से भी ज्यादा खतरनाक हथियार बने शरणार्थी। आपको बता दें इस समय बेलारूस की सीमा पर लगभग 2000 शरणार्थी टेंट लगाकर बैठे हुए हैं। ये लोग किसी भी कीमत पर पोलैंड में घुसना चाहते हैं, जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है। यानी ये शरणार्थी बेलारूस में से यूरोप में एंट्री लेकर एक शानदार भविष्य की उम्मीद में है दोस्तों। पिछले 10 दिनों में पोलैंड और बेलारूस की सीमा पर इन शरणार्थियों और पोलैंड की सेना के बीच 7 से ज्यादा हिंसक झड़प हो चुकी है। यूरोपियन यूनियन का आरोप है कि बेलारूस की सीमा पर ये शरणार्थी अपने आप नहीं आए हैं दोस्तों, बल्कि इन्हें बेलारूस ने एक हथियार के रूप में जानबूझकर सीमा पर छोड़ा है। और पिछले दिनों बेलारूस के राष्ट्रपति चुनाव में धांधली के आरोप लगे थे और इसके विरोध में वहां बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी हुए थे। बात कर अगली खबर की, जहां पर कोविड को लेकर ऑस्ट्रिया में फिर से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है दोस्तों। वैक्सीन लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें यूरोप में एक बार फिर से कोरोना वायरस से संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं दोस्तों। आपको बता दें ब्रिटेन, जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में कोविड से फिर से बुरा हाल है। ऑस्ट्रिया ने कोविड ने नई लहर को देखते हुए फिर से इस सर्दी पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी में है। ऑस्ट्रिया सरकार ने कहा है कि पूरी आबादी को फरवरी 2022 तक वैक्सीनेट कर लिया जाएगा। सरकार ने टीकाकरण को अनिवार्य भी कर दिया है। बात कर अगली बड़ी खबर की, जहां पर नेपाल में टीवी चलाएंगे बाबा रामदेव। 2 चैनल लॉन्च करने की तैयारी में है रामदेव जी। बता दें योग गुरु बाबा रामदेव नेपाल में टीवी चैनल खोलने की तैयारी में लगे हुए हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट बताती है कि रामदेव 18 नवंबर को नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पतंजलि आयुर्वेद समूह के 2 टेलीविजन चैनल लॉन्च करने की तैयारी का निरीक्षण किया है। टीवी चैनल के साथ ही वो नेपाल में अन्य व्यापार परियोजनाओं का भी निरीक्षण करने पहुंचे थे दोस्तों। नेपाल के पतंजलि योग पीठ के अधिकारियों ने कहा है कि रामदेव के साथ 3 दिवसीय यात्रा पर उनके करीबी सहयोगी आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद हैं। बात करें दोस्तों अगली बड़ी खबर की, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया ऐलान, बस संसद की मुहर है बाकी। आपको बता दें आखिर कैसे खत्म होंगे तीनों कृषि कानून। आपको बता दें दोस्तों लंबे समय तक विरोध झेलने के बाद कहीं न कहीं मोदी सरकार ने दोस्तों 3 कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी ने खुद शुक्रवार को इसकी घोषणा की है। हालांकि कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही रोक लगा रखी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के ऐलान के बाद कानूनों को खत्म करने के लिए सरकार को संसद में एक बिल लाना पड़ेगा। संविधान विशेषज्ञों ने बताया कि सरकार को अभी अभी क्या कदम उठाने होंगे। पीएम मोदी ने देश को संबोधित करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया और कहा है कि इसके लिए जरूरी संवैधानिक प्रक्रिया को संसद के शीतकालीन सत्र में समाप्त किया जाएगा। पूर्व लॉ सेक्रेटरी पीके मल्होत्रा ने बताया कि वापसी के लिए संसद की शक्ति कानून बनाने के समान ही है। उन्होंने कहा कि सरकार को तीनों कानूनों को वापस लेने के लिए एक बिल लाना ही होगा। पूर्व लोकसभा सेक्रेटरी जनरल पीडीपी आचार्य ने कहा कि कोई दूसरा रास्ता नहीं है और एक सवाल के जवाब में आचार्य ने कहा है कि सरकार एक ही विधेयक से तीनों कानून को खत्म कर सकती है। ऐसे में दोस्तों मोदी जी के इस फैसले को आप किस नजरिए से
कैसे देखते दोस्तों बताना मत भूलिएगा। और एकदम से कृषि कानूनों को वापस लेने के पीछे सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है दोस्तों, आपको क्या लगता है बताना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता। साथ ही आपको बता दें दोस्तों कि कृषि कानून वापस लेने के बावजूद भी विपक्ष की पार्टियों ने दोस्तों मोदी जी को थैंक यू कहने के बजाय उल्टा उनको और भी घेरने की कोशिश की है। आपको बता दें कि सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने भविष्य के लिए जरूर कुछ सबक सीखा ही होगा। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे दोस्तों, सोनिया गांधी को क्या जवाब देना चाहेंगे बताइएगा जरूर, क्योंकि कहीं ना कहीं थैंक यू बोलने की जगह इन्होंने उल्टा मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की है। दोस्तों बात करें अगली बड़ी खबर की, जहां पर कृषि कानूनों की वापसी के बाद फिर बीजेपी और एसएडी का क्या होगा गठबंधन, सुखबीर बादल ने दिया है इसको लेकर जवाब। आपको बता दें दोस्तों, क्या भारतीय जनता पार्टी और शिरोमणि अकाली दल के बीच दोबारा गठबंधन होगा, क्योंकि कृषि कानूनों के विरोध में ही अकाली दल ने भगवा दल से नाता तोड़ लिया था। इस बीच सुखबीर बादल ने इस संभावना को खारिज कर दिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पर बताइएगा जरूर। चलते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश में शराब पर अब लगेगा गाय टैक्स, कई और सेवाओं पर शुल्क लेगी शिवराज सरकार। बता दें मध्य प्रदेश सरकार अब शराब पर सरचार्ज लगाने जा रही है, साथ ही स्थानीय निकायों द्वारा दी जाने वाली कुछ अन्य सेवाओं पर भी शुल्क लगाया जाएगा। इससे मिलने वाले पैसे को प्रदेश में गौशालाओं को देख रेख में खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात के एक दिन बाद शुक्रवार को वित्त विभाग के एक अधिकारी ने यह बात कही है। दोस्तों अगली खबर की बात करें तो कृषि कानूनों की वापसी पर ओवैसी ने दिलाई सीएए की याद, कहा मोदी सरकार सीएए का कानून भी वापस लेगी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने लोगों को नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में चलाए गए अभियान को याद दिलाया है और कहा है कि प्रधानमंत्री कभी भी जन आंदोलन को हराने में कामयाब नहीं हुए हैं, सिर्फ उत्पीड़न किया है। ओवैसी ने यह भी कहा कि मोदी सरकार अब जल्दी सीए कानून भी वापस लेना होगा। इस पर अगर आप भी मानते दोस्तों कि मोदी जी कभी भी सीए कानून वापस नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों ये किसानों की बात थी और किसान ही भारत की शान है दोस्तों, और कहीं ना कहीं उनकी बात मानना तय भी था दोस्तों, लेकिन सीएए कानून को कभी भारत की मोदी सरकार वापस नहीं ले सकती। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया होगी और क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों आप लोग असदुद्दीन ओवैसी को कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जहां पर चैन से बड़ी खबर, जहां अब भक्त कर सकेंगे महाकाल की शयन आरती, सुबह 6 से रात 10:30 तक खुला रहेगा मंदिर। जी हाँ दोस्तों, महाकाल दर्शन की अभिलाषा रखने वाले भक्तों के लिए सुखद खबर है, अब महाकालेश्वर मंदिर में पूर्ण क्षमता के साथ दर्शन हो सकेंगे। सुबह से रात तक मंदिर खुला रहेगा। जी हाँ दोस्तों, 20 नवंबर से सुबह 6 बजे से रात 10:30 तक मंदिर खुला रहेगा। बढ़ते हैं दोस्तों अंतिम खबर की तरफ, जहाँ एसबीआई ने अपने ग्राहकों को अलर्ट जारी किया है, गलती से भी ना करें ये काम वरना खाली हो जाएगा आपका खाता। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ट्वीट ऑफिशियल ट्वीट है दोस्तों। उन्होंने चेतावनी दी है कि एसबीआई कभी भी आपके बैंक डिटेल्स, एटीएम और यूपीआई पिन शेयर करने के लिए नहीं कहता है, इसलिए अगर आपको ऐसे मैसेज आते हैं जिनमें एटीएम या यूपीआई पिन मांगा गया है या फिर किसी लिंक पर क्लिक करने की बात कही गई है तो इनमें इग्नोर करें। आपको बता दें कुछ साइबर ठग एसबीआई के नाम से ग्राहकों को मैसेज करके डिटेल्स मांग रहे हैं और ग्राहक सावधान रहने की जरूरत है। दोस्तों हमने आपको स्क्रीन पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ये ट्वीट भी दिखा दिया और ऐसे में दोस्तों ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।